students, welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal and this is our 7th lecture in the Current Affairs Revision Series for Science and Technology. Clear? तो अब देख लेते हैं कि पहला टॉपिक क्या है हमारा. पहला टॉपिक है रिलेटेड विद अफ्रीकन स्वाइन फीवर. क्लियर? सो केरला में एक प्राइवेट पिग फार्म में लगभग 15 से ज़्यादा जो स्वाइन्स हैं यानी कि पिग है वो इसी इलनेस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. इस वजह से जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया और न्यूज में आया. तो बेसिकली अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? एक वायरल हेमोरेजिक डिजीज है. हेमोरेजिक डिजीज का मतलब होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अफेक्ट करता है. डिजीज क्या है? कॉन्टेजियस है जो कि डोमेस्टिक पिग एंड वाइल्ड पिग्स जो हैं दोनों को ही अफेक्ट करता है. अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो इकोनॉमी है और उसके आउटपुट पे है काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखा गया है क्योंकि जो पशुपालन है हमारे देश में एग्रीकल्चर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है. एंड खास करके स्वाइन अगर हम देखे जाए तो स्वाइन जो है मतलब काफी लोग हैं जो पिग रेयरिंग में भी उनका जो है वो प्रोफेशन होता है. क्लियर? सो बिग डीएनए वायरस that causes this disease is basically it belongs to the genus Ornithodorus की जो एस्पेरिविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है. और ये जो वायरस होता है ये रहता है एक टिक में. टिक यानी कि आप टिक को आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे कि जो डॉग्स होते हैं उनमें लाइसेस हो जाती है, टिक्स हो जाती है, यानी कि बड़े बड़े जो इंसेक्ट्स हो जाते हैं डॉग्स में, उसी तरीके की एक टिक होती है जो कि बिलोंग करती है ऑर्निथोडोरस जीनस से. उसी टिक में जो है ये वायरस इनहैबिट करता है और वही टिक रिस्पॉन्सिबल होती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर को स्प्रेड करने के लिए. अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स होते हैं जैसे हाई फीवर है, डिप्रेशन है, एनोरेक्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एपेटाइट का लॉस होना, स्किन हेमोरेज होना है कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसी को हेमोरेज बोलते हैं. एंड देन ब्रेकिंग होता है, ब्रेकेज होता है कैपिलरीज में जिसकी वजह से ब्लड जो है वो स्पिल हो जाता है. वॉमिटिंग है, डायरिया है. तो ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स हैं. अफ्रीका में पहली बार 1920 में स्वाइन फीवर को क्या है डिस्कवर किया गया था. इसका कोई नोन ट्रीटमेंट नहीं है. एनिमल को कल करना यानी कि उनकी किलिंग्स करना ही एकमात्र जो है उसके बचाव का तरीका है और उसको स्प्रेड होने यानी कि फैलने से रोकने का एक तरीका है. अगर हम फेटेलिटी रेट की बात करें तो 95 to 100% फेटेलिटी रेट है. एंड क्योंकि ये ह्यूमंस को नहीं फैलता है यानी कि ये एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है, इस वजह से क्या है इसको ह्यूमन बीइंग को कोई खतरा नहीं है इससे. अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड जिसको WHO जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि वन हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो पब्लिश किया था एनिमल हेल्थ कोड, उसमें ASF को एज अ डिजीज क्या है इंक्लूड किया गया है. डिजीज पिग से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से क्या है ये फैलता है यानी कि एनिमल टू एनिमल फैलता है. फीकल मैटर एंड बॉडी फ्लूइड से ये जो है स्प्रेड हो सकता है. अगर हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें बिटवीन द पिग फार्म एंड द इनएडिक्वेट बायो सिक्योरिटी वाया फोमाइट्स एक्सेट्रा टूल्स कार्स पर्सन हु डील्स विद द पिग्स, तो उनको जो है ये पॉसिबल है कि हो जाए. पिग कंज्यूम जो लोग करते हैं मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, वो भी कंटामिनेटेड मीट को कंज्यूम करने की वजह से भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है हो सकता है. WHO एनिमल हेल्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है उसको पहले रखा गया था वोआ, WHO एनिमल हेल्थ, मगर अब इसका ऑफिशियल नाम है ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटाइड्स यानी कि ये उन डिजीजेस में डील करता है जो कि जूनोटिक डिजीजेस हैं यानी कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में स्प्रेड होती हैं. एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करना ही इसका एक ऑब्जेक्टिव है. लगभग 182 कंट्रीज क्या है इसकी मेंबर है और इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है. अब हम बात कर लेते हैं डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो बेसिकली डीएनए टेक्सटिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट को क्या है कंसर्न है, राइट? तो इसी वजह से डीएनए जो है न्यूज में है और उसकी हम जान लेते हैं कि डीएनए क्या है, खास करके उन बच्चों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं. डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है.
ये एक तरीके से हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे बाल कैसे हैं, हमारी आंखों का रंग कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जेनेटिक स्ट्रक्चर के पास होती है। इसको 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही इस डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है, डबल हेलिक्स पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो दिया था। लिविंग थिंग्स के जेनेटिक ट्रेड्स को फ्रंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट डीएनए। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर डीएनए है उसको इसलिए ऐसा रेफर किया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में मिलता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उसको इसीलिए ऐसा रेफर किया जाता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्यूराइंस। इसमें 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिसमें पहला है एडेनाइन, फिर उसके बाद है ग्वानाइन, देन वी हैव गॉट पिरिमिडीन्स, साइटोसाइन, थाइमीन। एक होता है यूरेसिल। जब डीएनए आरएनए में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर जो कि हमारी बॉडी में ही परफॉर्म होता है, उस प्रोसीजर की हेल्प से जो डीएनए है आरएनए में चेंज होता है और थाइमाइन की जगह पर यूरेसिल अटैच हो जाता है। क्लियर? डीएनए टेस्टिंग की अगर हम बात करें, सो बेसिकली इन केस ऑफ द पेरेंटल डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट के केसेस में चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से मैच करने के लिए डीएनए का यूज किया जा सकता है, राइट? कोर्ट के हम प्रेसिडेंट्स की बात करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यूज में रहा था विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए, सो लेट अस टॉक अबाउट कि कोर्ट प्रेसिडेंट्स क्या है। 2010 में जो भवानी प्रसाद जेना थे और बनारसी दास 2005 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के थ्रू एक प्रेसिडेंट सेट किया था। वो ये था कि जेनेटिक टेस्ट को एज अ रोविंग इंक्वायरी के तौर पे ऑर्डर नहीं किया जा सकता, यानी कि इट मस्ट आउटवे द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। यानी कि अगर डीएनए टेस्टिंग हो रही है तो वो पार्टी के इंटरेस्ट को कंसीडर करने के बाद ही की जाएगी, अदरवाइज क्या है, डीएनए टेस्टिंग नहीं की जा सकती। तो अगर कोई टेंजिबल सपोर्ट है क्लेम का तो वो उस एविडेंस को कंसीडर किया जाए रादर देन द डीएनए टेस्टिंग। अशोक कुमार वर्सेस राज गुप्ता जो कि 2021 का केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जेनेटिक टेस्टिंग के लिए प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द लेजिटिमेट पर्पसेस, इसका जो इस प्रिंसिपल का क्या है, यूज किया जाए। इस प्रिंसिपल का क्या है, इस प्रिंसिपल का यूज किया जाए, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द लेजिटिमेट पर्पसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द योटा D1। सो जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी कि योटा D1 ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया। नाउ व्हाट इज दिस हाइपर स्केल डेटा सेंटर? बेसिकली एक डेजिग्नेटेड एरिया है, स्ट्रक्चर है जो कि विच होल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वर एंड आईटी हार्डवेयर। तो कंपनी जो है अपने इस रिसोर्सेज को यूज कर सकती है अपने डेटा सेंटर में और अपने ऑपरेशंस को रन कर सकती है, एंड जो कि अवेलेबल होंगे जनरल पब्लिक को एज अ सर्विस। तो ये जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है बेसिकली क्या करेगा, एक स्पेस, पावर एंड कूलिंग प्रोवाइड करेगा फॉर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दिस देन वुड बी डेजिग्नेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन for their storage services and scalable applications etc etc। तो क्या है ये, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्पेस को, पावर एंड कूलिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना चाहती है तो वो इस हाइपर स्केल डेटा सेंटर को क्या है, यूज कर सकती है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ग्रेटर नोएडा में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। इसको हीरानंदानी ग्रुप ने जो है डेवलप किया है, बिल्ड किया है। 20 एकड़ का डेटा सेंटर ये है जिसमें लगभग 30,000 रैक्स की टोटल कैपेसिटी होगी। 4 डेडिकेटेड फाइबर रूट्स हैं और आईटी पावर की अगर बात करें तो 160 मेगावाट की है। पर्पस क्या है, बेसिकली रेंज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना, डेटा सेंटर कोलोकेशन, ये इसका एक पर्पस है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेयरिंग इज अ पर्पस। आईटी सिक्योरिटी एंड स्मार्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, modernizations of the application
एंड क्लाउड एनेबल्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। बेनिफिट्स क्या होंगे? डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में वर्ल्ड के 20% इंटरनेट यूजर हैं, 1.5 बिलियन मोबाइल फोन यूजर हैं इंडिया के, स्टिल इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 2% की है। इस डेटा सेंटर से, इस हाइपर स्केल डेटा सेंटर से इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है डेटा की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज रिलेटेड विद द लैब ग्रोन मीट। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी क्लियरेंस दिए लैब ग्रोन मीट को पहली बार। सिंगापुर जो है एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर कल्चर्ड मीट के सेल्स की अलाउड है। कल्चर मीट सेल्स क्या है? अलाउड है। तो व्हाट इज दिस लैब ग्रोन मीट? बेसिकली जो रियल मीट होता है वो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, मगर ये जो कल्टिवेटेड मीट होता है इसके लिए एनिमल्स को रेज और स्लॉटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको लेबोरेटरी में एनिमल सेल से और डेवलप किया जाता है। और भी टाइप के मीट होते हैं, प्लांट बेस्ड मीट भी होते हैं, यानी कि उसमें क्या है कि जो मीट का टेक्सचर है, टेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी जो एनिमल से ऑब्टेन किया गया मीट है उसी के जैसा होता है। हाउएवर उसको क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से जो है बनाया जाता है। सो लैब ग्रोन मीट जो है वो कैसे बनता है उसका एक थोड़ा देख लेते हैं। जो इन विट्रो मसल टिश्यू जो है उसको ग्रो किया जाते हैं। इन विट्रो यानी कि लैब में जो है ग्रो किया जाता है। प्रीमियम लाइवस्टॉक स्पीसीज के सेल्स से वो सेल्स ऑब्टेन किया जाते हैं और उसके बाद उनको ग्रो करवा करके सिमिलर मैनर में टिश्यूज फॉर्म किए जाते हैं जो कि एज अ मीट which are then developed as a meat. So this is called as a lab cultured meat, right? What are the benefits of the lab grown meat? सबसे पहला ये है कि एनिमल्स को सॉर्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज हैं वहां पर, स्पेशली इन द अंडर डेवलप्ड एरियाज, वहां पर जो है फूड की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। कंपेयर टू द नॉर्मल एनिमल मीट, जो लैब ग्रोन मीट है वो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में कम और फैट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम, ये सारे क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉफ्टेड मिशन। क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट द लॉफ्टेड मिशन। सो नासा की जो लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट था ऑफ इन्फ्लेटेबल डिस एक्सेलरेटर, जिसका नाम है लॉफ्टेड मिशन, उसने अपना जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है उसको क्या है, फिनिश कर लिया है। सो ये जो लॉफ्टेड डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर ये जो लॉफ्टेड मिशन है, इसको बेसिकली एक हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था, उसको री एंटर करवाना था फ्रॉम द लोअर अर्थ ऑर्बिट टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्लियर? सो जो लॉफ्टेड की HIAD है, दैट इज हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर, एक इट ऑब्जर्व्ड a modest re-entry. It observed a modest re-entry, right? Basically, the mission or the project, it was a successful mission. Now, what is HIAD aeroshell, right? So basically एक तरीके की हीट शील्ड है जिसको एरोशेल का जो है नाम दिया गया है। And this will be utilized for the atmospheric re-entry. Now what happens, जब कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी व्हीकल जो है एटमॉस्फेयर में जाता है and when it re-enters, तो because of the atmosphere, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, लेयर्स हैं और हर एक लेयर का अपना डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स से वो बनी है। डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड डिफरेंस इन द पार्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो भी ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा है वो प्रॉपरली री एंटर ना कर पाए एंड देयर आर चांसेस कि वो बर्स्ट हो भी सकता है। इसी री एंट्री को क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो उसके लिए क्या है, एक क्या है, HIAD एरोशेल बनाया गया जो कि बेसिकली एक हीट शेल है। क्लियर? सो ओवर द पास्ट 10 years जो नासा जो है वो रिजिड एरोशेल्स पर डिपेंडेंट था, मगर अब जो है ये इन्फ्लेटेबल एरोशेल्स जो है डेवलप कर दिया गया है। सो HIAD क्या है, एक बड़ी इन्फ्लेटेबल एरोशेल है एंड काफी फ्लेक्सिबल हीट शील्ड है। इसमें प्रेशराइज्ड
कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को स्टैक किया गया और एक दूसरे से जोड़ा किया गया है, और ये क्या है, एक कोन की शेप में इसको बनाया गया है। सब्सटैंशियली बिगर पेलोड भी ये कैरी कर सकती है, और ये इसका क्या है, मेन एडवांटेज है। सो बल्क कैरी करने की वजह से the huge bulk जो है, it results in the greater drag than the rigid aeroshell. So in the beginning of the deceleration process, अगर at a higher rate than with the conventional aeroshell. So this whole system, it can be like packed, it can be folded, and it can be deployed, and it will take less space aboard the rocket, thus providing security to the aircraft and also to the passengers जो उसमें travel करेंगे when it re-enters into the atmosphere, right? Now let us talk about C-20 cryogenic engine. So India's जो ISRO है, that is Indian Space Research Organization, it has successfully completed the engine's hot test of the C-20 cryogenic engine, right? What is the C-20 cryogenic engine? Basically, in our previous lectures we learnt about LVM3, यानी कि जो GSLV Mark 3 था, उसी को इसरो ने जो है रीनेम करके LVM3 को क्रिएट किया डोमेस्टिकली। अब ये जो LVM3 के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है जिसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इंजन को क्या है, ये इंजन जो है इसमें पहला 3D प्रिंटेड LOX एंड LH2 टर्बाइन लगे हुए हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इस इंजन का हॉट टेस्ट परफॉर्म किया गया था हायर थ्रस्ट लेवल पे, जो कि लगभग 2.18 टन का। थ्रस्ट मतलब जो अपवर्ड से फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट। लाइक LVM3 रॉकेट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगभग 4 टन का वेट जो है कैरी कर सकता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 6 टन का वेट जो है कैरी कर सकता है। इंक्रीज्ड थ्रस्ट होने की वजह से जो LVM3 को बूस्ट मिलेगा, और उसका जो प्रोपेलेंट का वेट है लगभग 450 kg तक हो जाएगा, राइट, इंक्रीज्ड थर्स्ट की वजह से। इसरो का हेवीएस्ट व्हीकल है LVM3 यानी कि GSLV Mark 3, जिसको LVM3 नाम दिया गया था। इसमें 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप-ऑन्स लगे हैं, एक लिक्विड प्रोपेलेंट की कोर स्टेज है, एंड जो अपर स्टेज इंजन है वो क्रायोजेनिक है, यानी कि लिक्विड फ्यूल इसमें होगा। Now let us talk about the photonic crystals, right? So what researchers have discovered, एक soft tunable photonic crystals को डिस्कवर किया गया है जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी हाई है, ऑप्टिकल प्योरिटी एंड अच्छी है, जिसकी वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं उनको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्लियर? सो बेसिकली ये जो फोटोनिक क्रिस्टल है ये किस पर्पस के लिए काम किए जाएंगे, एक ड्यूरेबल रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले और लेजर सिस्टम को बनाने के काम, यानी कि ये इनका एप्लीकेशन है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब बनती है उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो फोटोनिक क्रिस्टल की एप्लीकेशन क्या है, ड्यूरेबल एंड रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले को डिजाइन करना। जैसे LCD होती हैं, LED होती हैं, डिस्प्लेस फॉर्म होती हैं, तो उसके लिए क्या है डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो फोटोनिक क्रिस्टल्स का क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा है, एंड फोटोनिक क्रिस्टल्स जो है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीरियोडिकली भी चेंज करते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो एप्लीकेशन है वो वाइडन हो जाता है। If we talk about the refractive index, so basically refractive index क्या होता है, एक एंगल होता है लाइट का, वो एंगल जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपना एंगल चेंज करती है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फोटोनिक क्रिस्टल्स का पीरियोडिकली चेंज होता है। एंड दिस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, लाइट प्रोपोगेशन को। It causes X-ray diffraction and of course causes semiconductor atomic lattices affect electron conductivity. So because of this it finds wider applications. It finds wider application when we speak about the technologies जो कि reflective and refractive technologies को use करते हैं, जैसे कि
जैसे कि जो लिक्विड डिस्प्लेस बनाने में जो काम आते हैं। सो जैसे एनिमल रिफ्लेक्टर्स होते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं, खास करके मरीन एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो टेंड्स टू इमिट दे ऑल्सो टेंड्स टू हैव दीज फोटॉन्स जो कि उनके लाइट एंड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बहुत से मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट डिस्प्ले करते हैं, तो उनमें भी क्या है, ये फोटोनिक क्रिस्टल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो नेचर में क्या है, नेचुरली ये फोटोनिक क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि बटरफ्लाई के विंग्स की अगर हम बात करें एंड पिकॉक के फेदर्स की बात करें, तो ये क्या है, इरिडिसेंट मेटल्स मटेरियल्स हैं, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड कलर को एग्जीब्यूट करते हैं। क्लियर। इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो इन फोटोनिक क्रिस्टल का जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है वो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स एंड रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि जो कलर्स होते हैं, जो पीसीज में, खास करके विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में जो पीसीज में कलर होते हैं, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन। राइट। सो इन सोफिस्टिकेटेड फोटोनिक मटेरियल से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज एक्सेट्रा भी बनाई जा सकती हैं। एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो मॉलिक्यूल अपनी ओरिएंटेशन एंड ट्रांजिशन चेंज कर देते हैं, तो इस पीरियोडिक चेंज की वजह से और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑफ दिस फोटोनिक क्रिस्टल्स क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। राइट। Now let us move to the next topic which is Beaver blood moon. So last October क्या है, एक टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ था जो कि 2022 में ऑब्जर्व किया था, और अगले 3 साल तक ये दोबारा नहीं होगा। नाउ व्हाट इज दिस बीवर ब्लड मून? जब जो मून होता है वो अर्थ की शैडो से टोटली कवर हो जाता है और कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो जो मून होता है वो बिल्कुल रेड कलर में दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द टोटल लूनर एक्लिप्स। और इसी तरीके की मून को जो कि बिल्कुल ब्लड रेड में अपीयर करता है, उसी को कहते हैं बीवर ब्लड मून। सो दिस इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ टोटल लूनर एक्लिप्स वंस एवरी ईयर एंड अ हाफ ऑन एन एवरेज, यानी कि हर साल में ये क्या है, एक बार देखने को मिलता है। मगर अब क्योंकि ये 2022 में एक बार हुआ है और अगले 3 साल के बाद अब हम इसको क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। Due to the Rayleigh scattering by the Earth's atmosphere, the moon appears reddish when in the umbra। यानी कि कहने का मतलब है कि जब जो मून होता है, umbra का मतलब है when it is close, when it is when it is farther from the earth, when it is farther from the earth। दूर होने की वजह से शैडो जो है अर्थ की वो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है, जिसकी वजह से सनलाइट क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मून है वो ब्लड रेड अपीयर होता है, इट अपीयर्स ब्लड रेड। राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस रेलिग स्कैटरिंग। देखो रेलिग स्कैटरिंग क्या है, एक साइंटिस्ट थे रेलिग जिन्होंने ऑप्टिकल फिजिक्स में ये वर्क किया था। उनके थ्योरी के हिसाब से जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी वेवलेंथ को चेंज किए बिना लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो जो सन है, सन से विजिबल लाइट क्या है, अर्थ तक आती है, मगर अर्थ में क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो विजिबल लाइट जो अर्थ की तरफ से लाइट, जो सन से लाइट आ रही है, इंसोलेशन जो सन से है, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से कोलाइड करती है तो स्कैटर करती है। क्लियर। तो ये क्या करती है, स्कैटर करती है। अब जो सन से जो विजिबल लाइट है उसमें डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ उनकी स्कैटरिंग इन्फ्लुएंस होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। क्लियर। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेलिक स्कैटरिंग एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस टोटल लूनर एक्लिप्स फिनोमिना कि जो मून है वो इस तरीके का दिखता है। राइट। Now let us talk about the Vikrams S, right? So इंडिया का एक प्राइवेटली मेड रॉकेट है जिसका नाम दिया गया है विक्रम एस। एक हैदराबाद की बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इसको अंडर द मिशन लॉन्च किया है। प्रारंभ नाम से एक इनॉग्रल मिशन है स्काई रूट एरोस्पेस का, उसमें इस रॉकेट को क्या है, डिजाइन किया गया है।
बेसिकली ये इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट है और एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सब ऑर्बिटल का मतलब है कि ये इंडिया के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि वहां जहां से इंडिया का अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है और उसके बाद जो है एक्सोस्फियर स्टार्ट होता है, उसके बाहर ये नहीं जाएगा। सिर्फ अर्थ के आउटर मोस्ट पोस्ट तक ही जो है इसका लिमिट है। इसी को बोलते हैं सब सब ऑर्बिटल। सो जो व्हीकल्स हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट में, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ा स्लो मूव करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वलेंट हो जाएगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ से लॉन्च किया गया है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलीज हो जाएगा, राइट। दैट इज द रीजन वाई इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसी एस्केप वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी होती है तो वो फ्लाइट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सब ऑर्बिटल ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं। क्लियर? दैट मीन्स दे आर नॉट क्विक इनफ टू लीव द अर्थ एटमॉस्फेयर, बट दे विल ऑर्बिट अराउंड इट, राइट। अगर हम फीचर्स की बात करें तो बेसिकली जो स्काई रूट एरोस्पेस है वो 290 to 560 किलोग्राम ऑफ पेलोड्स के 3 रॉकेट बनाएंगे, जिनको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो है सेंड किया जाएगा। And variety of rockets बनाए जाएंगे in the solid and cryogenic fuels. And if we talk about the other initiatives by the private space players, तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है अग्निकुल कॉस्मोस। एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। वो भी क्या है, रॉकेट मैन्युफैक्चर कर रही है, और जिनको जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है त्रिवेंद्रपुरम केरला में, वहां पर इस सेमी क्रायोजेनिक अग्निलेट इंजन का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन होगा और टेस्टिंग होगी। एक और दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो धीरे धीरे इसरो के NSIL एंड इन स्पेस के साथ मिल करके रॉकेट स्पेशली द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स को क्या है प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। Now let us talk about the Falcon Heavy rocket. Falcon Heavy rocket. So जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहां से स्पेस एक्स ने अपना जो फैल्कन हेवी रॉकेट है उसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया। सो व्हाट इज स्पेस एक्स एक कंपनी है जिसका जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है फैल्कन हेवी। इसके टू फोल्ड एडवांटेजेस है व्हेन इट कम्स टू द व्हेन इट कम्स टू द पावर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, एंड दूसरा तो वी नो कि इट इज रीयूजेबल, यानी कि इसको दोबारा से क्या है इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मोस्ट कैपेबल रॉकेट है एंड इसमें लगभग 27 मर्लिन इंजन्स का यूज किया है जो कि 5 मिलियन पाउंड्स ऑफ थर्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, विच इज लाइक इक्विवेलेंट टू द 18 747 एयरक्राफ्ट्स एट फुल पावर. So it is the most powerful rocket which is created by the SpaceX company. So SpaceX has also created this Merlin rocket engine for its Falcon 1, Falcon 9 and Falcon Heavy launch vehicle system. इसमें liquid engine को as a propellant use किया जाता है in a gas generated power cycle, यानी कि liquid oxygen is then converted to the gas और इसके बाद क्या है यही propel करती है किसको, Merlin engines को। ये जो इंजन्स हैं इनको बनाया गया था इसीलिए ताकि ये रीयूज किए जा सके, तो दैट इज द रीजन वाई कि जो फैल्कन रॉकेट सिस्टम है ये क्या बन जाते हैं, ये एक रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम बन जाते हैं। इसमें 3 बूस्टर्स यूज किए जाते हैं एंड जो कैनेडी स्पेस सेंटर है नासा में फ्लोरिडा में, इट होस्टेड द स्पेसएक्स लास्ट फैल्कन हेवी फ्लाइट कब, जून 2019 में। So as a part of the Space Test Program 2 of the Department of Defense, Falcon Heavy rocket carried how many? 24 satellites. So this is it for today's lecture. Thank you so much for watching Perfectionize. Have a nice day.